आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। हम सब 10th का जितना भी PYQ क्वेश्चन था इन सब का कुछ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जो बाकी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सब चैनल पे आ जाइए और वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को आगे हम लेके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सब कितना तक कर दिए थे? 16 नंबर तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 17 में बोल रहा है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट इंटू सोडियम क्लोराइड उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? यह जो दिखा रहा है रिएक्शन जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यह बोल रहा है यह जो है ना रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट निकला है वो बोल रहा है अभिक्रिया जो है ना किस प्रकार का है। तो ऑप्शन सब में दिया है, देखिए एक है संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आप सब कमेंट में बताइए इनका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पर क्या होगा जब यौगिक के साथ किसी यौगिक के साथ जब हम दो यौगिक को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? यह संयोजन अभिक्रिया होता है। जब दो यौगिक के साथ हम जब जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ये जब दो यौगिक है ना, दो यौगिक, इस यौगिक का एक एलिमेंट इसमें चला जाएगा और इसका एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा तो ये क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों यौगिक का क्या होगा? एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगा? यह अपने अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया जाए तो उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विघटन अभिक्रिया बोलते हैं, क्या किसको बोलेंगे? जब दो बड़े यौगिक को जब हम छोटे छोटे यौगिक में तत्व या एलिमेंट में जब हम तोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? विघटन अभिक्रिया होता है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? जब अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या करेगा? इसको अपने स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर स्थापित कर देगा तो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो देखिए इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा आप सबको हम बता दिए कि देखिए ये सोडियम सल्फेट है ना और यहाँ पे क्या है? बेरियम क्लोराइड। तो देखिए बेरियम सल्फेट हो गया, ये यहाँ से ये सल्फेट इसके साथ जुड़ के आ गया है और इसका ये क्लोराइड इसके साथ ये जुड़ गया है। तो देखिए ये यौगिक और दूसरे यौगिक के साथ क्या हो गया? अपने अपने तत्व को क्या कर दिया? आपस में बदल दिया। तो इस यौगिक को हम क्या करेंगे? अभिक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? जो अम्लीय वर्षा है ना, जब आप सब देखे होंगे ताजमहल के बारे में सुने होंगे, ताजमहल का जो कलर है ना वो क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। तो किस कारण होता है? यही अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और यह इसका मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन से तत्व है? अम्लीय वर्षा का जो मुख्य तत्व जो है ना, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह जो क्या है ना, यह एक मुख्य तत्व है। यह दोनों जो है ना अम्लीय वर्षा का क्या है? मुख्य तत्व है। तो आप बोल रहा है इसमें कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? तो अम्लीय है तो अम्लीय कितना होगा? 7 से तो कम होगा। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। अम्ल क्या होगा? अम्ल का पीएच मान कितना होगा? अम्ल का पीएच मान होगा 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। और क्षार का कितना होगा? 7 से अधिक। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। क्षार का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। और उदासीन का कितना होगा? 7 होगा। उदासीन कितना होगा? 7 होगा। तो अब देखिए अम्ल के बारे में पूछ रहा है तो इसमें देखिए 7 होगा, 7 तो होगा ही नहीं। ये आंसर होगा? नहीं होगा।
जब ये 7 होगा नहीं तो ये आंसर होगा नहीं। बोल रहा है 5.6 से अधिक, 5.6 से अधिक हो सकता है, लेकिन अधिक है ये 5.6 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि 7 से कम भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बोल रहा है यह 5 पॉइंट, यह अम्ल जो है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से क्या होता है, कम होता है, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन में क्या है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए धोने का सोडा, तो धोने का सोडा को हम का इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका देखिए, इसका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। कितना होता है, 10H2O, 10H2O कितना होता है, 10H2O है ना, धोने का सोडा में। और बेकिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम डाइऑक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आप तो देख लिए, Na2CO3। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसको खाने वाले सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा। और विरंजक चूर्ण का हम उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यह कीटाणुनाशक है। क्या है, कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक क्या है, कीटाणुनाशक है। क्या है, यह कीटाणुनाशक है। इसका पाउडर को हम कहाँ उपयोग करते हैं, मेडिकल सब के जो गंदगी सब फैला रहता है वहां पे हम विरंजक चूर्ण दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बदबू सबको क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो इसमें देख लिए, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का बेकिंग सोडा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर। अगला क्वेश्चन में 20 में है, देखिए, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन में है एंटीबायोटिक, एनाजिलेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो ऑप्शन में आप सब जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बोल रहे हैं क्या, अपच जो होता है, अपच जो हो जाता है ना शरीर में, हम कोई भी भोजन करते हैं और अपच होता है, पचता नहीं है, तो उस भोजन अपच, जो भोजन नहीं पचा उसको उपचार करने के लिए, पचाने के लिए हमें कोई ना कुछ तो टैबलेट की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो कौन सी टैबलेट की जरूरत पड़ेगा वही बता रहे, कौन सी औषधि का। तो इसमें बोल रहा है कि अपच का जो उपचार होता है ना, उसको हम किस चीज में बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड। ये अपच भोजन, जैसे हम लोग का भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन क्रिया कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन, पूर्ण रूप से जो पाचन होता है, पूर्ण पाचन, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में होता है, यह जो होता है ना, अपच जो होता है ना, यह क्या करता है, देखिए यह छोटी आंत में अपच होता है। तो इसमें हम किस चीज का उपयोग करते हैं, ये एंटासिड का। कौन सा टेबलेट का उपयोग करते हैं, एंटासिड का। तो क्या आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर नंबर 20 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं 21, किस नहीं है, टैपिंग मिस है। चलिए 22 नंबर है, नंबर 22 कर दिया है। चलिए देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है क्या आप सबका, देखिए टमाटर है, संतरा है, सिरका है, इमली है। तो ऑप्शन, आप सब इसका ऑप्शन का क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। और संतरा में कौन होता है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका में, और संतरा में कौन हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। तो देखिए इसमें कौन सा होगा, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है ना। इसमें संतरा में सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, है ना।
और इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल। तो अब आप सब ऑप्शन का आंसर दीजिए, जवाब दीजिए क्वेश्चन का कि कौन सा होगा। देखिए, तो इमली में कौन सा अम्ल हो गया? टार्टरिक अम्ल हो गया। सिरका में कौन सा हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। कौन सा अम्ल हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। और संतरा में साइट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। किस में? टमाटर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ से। देख क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कौन सा धातु जो है ना, जो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होगा? तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। तो तरल अवस्था में होगा तो ऑप्शन में क्या सब दिया है उस सबको देखिए। एगो दिया है पारा, आयोडीन, सल्फर, कार्बन। तो देखिए इसमें आप सब जवाब दीजिए, तब तक हम इसको आपको एनालिसिस करते हैं। देखिए कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक गैस है कि धातु है या अधातु है? तो कार्बन क्या है? कार्बन आप सब एक अधातु है। क्या है? अधातु है। अधातु है ना कार्बन। सल्फर भी क्या है? सल्फर क्या है बताइए? सल्फर। और देखिए क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन से क्या होता है हम लोग का? आयोडीन जो अगर बॉडी में कमी हो जाता है तो क्या होता है? घेगा रोग हो जाता है। क्या होता है? घेगा रोग। लेकिन यह चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है ना। यह क्या होता है? चमकीला, चमकीला होता है। तो यह क्या धातु है? यह धातु है। लेकिन यह हम देखे होंगे आप सब, आयोडीन को हम घर में खाना बनाते हैं ना तो देखोगे डब्बा में रख लेते हैं, लेकिन पिघलता है? नहीं पिघलता है। तो ये क्या लिक्विड हुआ? नहीं है। यह क्या है? ठोस है। यह क्या है? ठोस है। सल्फर क्या है? गैस है। कार्बन क्या है? अधातु है। और पारा जो है ना, पारा, पारा को जो क्या है? पारा धातु है जो हम कमरे में रखते हैं ना तो ये क्या होता है? लिक्विड के रूप में ये लिक्विड हो जाता है। तो यानी तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देख लीजिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? तो देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिए नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7 होता है ना। चलिए नाइट्रोजन कितना होता है? 7। तो देखिए इसमें कितना कितना एलिमेंट होता है? तो देखिए आप सब देखिए कि इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा और 5 होगा। 5 होगा ना। कितना होगा? 2 और 5। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसको हम पूरा फुल फिल्ड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने के हैं? 3 का। तो देखिए इसका संरचना इस तरीका से बनता है। ये हो गया। तो देखिए देखिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और जुट जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन जुटेगा? 3 इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा? यह क्या बन जाएगा? यह फुल फिल्ड बन जाएगा। हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा उतने आबंध होगा। कितने? जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा उतने ही आबंध होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कितने आबंध होगा? 3 आबंध होगा। एकल बंध में क्या होगा? एकल बंध का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम है ना, इसका कितना होता है? 3। कितना होता है? 3 होता है ना। तो 2 और 1 हो गया है ना। तो देखिए बेरिलियम, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता? 8 होता है। इसमें कितना होगा? 2 और 6 है ना। कितना? 2 और 6। देखिए ये बेरिलियम हो गया। बेरिलियम में 7 के, इसके ये तो धातु हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये अब देखे होंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना,
इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 9। कितना होता है 9। इसमें क्या होगा 2 और 7 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के। तो ये हो जाएगा एकल बंध। क्या हो जाएगा, एकल बंध। ये हो जाएगा द्विबंध। द्विबंध, द्विबंध। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिबंध। त्रिबंध हो जाएगा। तो देखिए एकल बंध में कितने के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की। द्वि में कितना होगा, 2 की। और 3 वाला में 3 एलिमेंट की क्या होगा, आवश्यकता पड़ेगा। तो उसको हम त्रियाबंध बोल। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है, आप सबको हम बताए थे कि विद्युत का सुचालक का नियम सब क्या कहता है, इसका क्या गुण के कारण होता है सुचालक होगा। इसमें क्या होगा सुचालक, इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, पूर्ण रूप से चला करंट सप्लाई करेगा, धारा है ना। धारा क्या होगा, ये आघात वर्धनीयता होगा। आघात वर्धनीयता होगा, तन्यता होगा, क्या होगा, तन्य होगा। धातु क्या होगा, तन्य होगा, तन्यता होगा, है ना। क्या होगा, तन्य होगा। यह क्या होगा, भंगुर नहीं होगा, होगा ना। यह ठोस होगा, होगा ना। अब देखिए, अब यह क्या होगा, चमकीला होगा, चमकीला होगा, है ना। क्या होगा, चमकीला होगा। तो देखिए ये सब गुण है। अब देखिए आयोडीन तो चमकीला है, लेकिन यह क्या, यह जो है सो आयोडीन में करंट सप्लाई करता है, नहीं करता। विद्युत का सुचालक होता है, नहीं होता है। तो यह होगा, नहीं होगा। सल्फर भी नहीं है। हीरा क्या है, हीरा क्या है, धातु है। क्या है, धातु है, लेकिन वह क्या है, यह विद्युत का सुचालक नहीं है। क्या नहीं, विद्युत का सुचालक नहीं है। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। क्या है, विद्युत का सुचालक। क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। तो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। तो देखिए कार्बन, तो कार्बन जो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 2 और 4 होता है। कितना होता है, 2 और 4। तो बोल रहा है कि बाहर में, है ना, जैसे देखोगे एक इस तरीका से अक्ष बना रहता है ना। तो इस पर जो एलिमेंट सब घूमता रहता है, इसमें क्या रहता है, एलिमेंट सब घूमता रहता है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, आवश्यकता होगा, वो अपने ओर खींच लेगा, है ना, खींच लेता है। इसके अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन नाभिक होता है ना, नाभिक होता है। इसके नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो देखिए ये बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। क्या कहता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो यह बाहर में ये 4 इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए एल्कीन का सामान्य रस सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आप सब ये हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने हाइड्रोकार्बन जो है ना, 2 प्रकार के होता है। एगो संतृप्त होते हैं, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एगो संतृप्त, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में होगा एल्कीन का, एल्केन का फॉर्मूला एल्केन। संतृप्त कौन होगा, एल्केन होगा। और असंतृप्त कौन कौन होगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन कौन सा होगा, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ना, 2 प्रकार, कितने प्रकार के, 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पहचाने कैसे, वो जो एल्केन होगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2
और एल्कीन का क्या होगा CnH2n, और एल्काइन में क्या होगा CnH2n-2। तो देखिए सबका फॉर्मूला आपको दिखा दिए, एल्केन का और एल्काइन का। तो यह क्या है, यह हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन होगा। दोनों का, तीनों का फॉर्मूला हम आपको बता दिए। आप देखिए, आप इसमें से जवाब आप दे सकते हैं। एल्कीन बोल रहा है ना, एल्कीन का बोल रहा है, एल्कीन का रासायनिक सामान्य सूत्र बोल रहा है। तो देखिए CnH2n यह किसका है, एल्केन का फॉर्म, किसका है, एल्केन का। ये एल्केन का हो गया। यह क्या है, एल्काइन का है, किसका है, एल्काइन का। यह क्या है, एल्कीन का, एल्कीन है ना। और ये किसी का फॉर्मूला है ही नहीं, यह किसी का फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए यह यहाँ पे एक बेंजीन का हो सकता है, बेंजीन जैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है तो बेंजीन होता है ना। तो देखिए हाइड्रोकार्बन हो गया ना। तो देखिए इसमें कौन सा बोल रहा है, एल्कीन का। तो एल्कीन का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29 में। 29 में क्वेश्चन में क्या है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। बोल रहे हैं संरचना जो होगा ना वो अलग अलग होगा, लेकिन आणविक सूत्र जो होगा ना सेम होगा। क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा। यह आणविक सूत्र जो है सो समान होगा, लेकिन इसकी संरचना जो है ना, संरचना वो अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए जिसका आणविक सूत्र क्या होगा, समान होगा और संरचना अलग अलग होगा, वो समावयवता कहलाता है। क्या कहलाता है, समावयवता, है ना। इसी को आइसोमर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसी को ये बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। ये क्या हो जाएगा, संरचनात्मक समावयवता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सजातीय श्रेणी में क्या होगा, सजातीय श्रेणी में जैसे अभी बताए हाइड्रोकार्बन है ना। तो एल्केन का जितना भी फॉर्मूला है ना, जितना भी आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। क्रियात्मक समूह क्या है, जैसे अभी हम बोले कि हाइड्रोकार्बन के साथ ना कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं। जैसे एल्कोहल का ग्रुप OH जोड़ सकते हैं, कीटोन का हम CO जोड़ सकते हैं, कार्बोजेलिक एसिड का COOH करेंगे, है ना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यह क्या है, देखो ये CnH2n+2, यह सजातीय है, सजातीय श्रेणी में। क्रियात्मक समूह का कौन कौन सा है, तो देखिए COO, ये हो गया कीटोन, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन समूह है ना। ये हो जाएगा। O जो रहेगा ना, ये होता है ईथर समूह है। जैसे ईथर देखते होंगे, है ना, ईथर सब आप सब समझते होंगे, परफ्यूम में यूज किया जाता है ना। आप देखिए एगो हो जाता है कार्बोजेलिक एसिड COOH, है ना। ये एसिड अम्ल का है, अम्ल के रूप में कार्बोजेलिक करते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, है ना। अब देखिए ईथर हो गया, कार्बोजेलिक हो गया। और एक होता है OH, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल का समूह है। यह सब क्या है, यह समूह है, क्रियात्मक समूह है, यह समूह है। जैसे इसके अंदर में हम लगाएंगे तो कीटोन बन जाएगा, कोई ईथर बन जाएगा, है ना, तो अम्ल बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, यह संरचनात्मक समावयवता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 में है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव जो बताए थे, इसका आप सब कमेंट में आंसर बताइए और जवाब दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। वो है परमाणु संख्याओं के, परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो देखिए अभी हम सब कौन सा पढ़ते हैं, अभी जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो कौन सा आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कौन दिए हैं, मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी अभी हम सब कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कौन दिए हैं, मोजले साहब ने दिया है, मोजले साहब ने दिए। कौन दिए हैं, मोजले साहब ने। अब देखिए ये बोल रहे हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव है ना, मेंडलीव आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी।
ये खुद मेंडलीव ही दिए हैं। ये अपने नाम पर दिए है ना, ये अपने नाम पर हिसाब ने। तो बोल रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, ये परमाणु संख्या पर दिए हैं। किस पर? परमाणु संख्या पर। मोजले साहब ने किस पे दिया है? परमाणु संख्या पर आधारित किए हैं। लेकिन मेंडलीव साहब ने किस पर दिए हैं? परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु द्रव्यमान पर किए। इसमें मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ कमियां क्या रह गया? हाइड्रोजन था ना, उसको स्थान ही नहीं मिल पाया। जो हाइड्रोजन जो है ना, उसको स्थानीय पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, इसलिए इसका ये सब कमी, तो कुछ कमी जो निकला ना, इसके आधार पर इसमें जब ये मोजले साहब ने आए ना, तो इस पीरियोडिक टेबल को क्या किए, उसको सही तरीका से व्यवस्थित किए और सभी जगह अपना अपना सबको स्थान दिए। तो इसलिए इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। जो कौन दिए हैं? मोजले साहब ने। तो मेंडलीव के अनुसार हम जो देंगे तो कौन सा हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। किसके अनुसार? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व मतलब लंबवत वाला है ना, ऊर्ध्व मतलब लंबवत है ना, लंबवत, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? जो ये स्तंभ जैसे खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर रूप में जो खड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? ये बोल रहे हैं क्या कहते हैं उसको, तो देखते हैं हम। देखिए ऐसे आवर्त सारणी बना रहता है ना, जिसमें एगो ये हाइड्रोजन का स्थान हो गया इस तरीका से, है ना, इस तरीका से ये बना रहता है। यहाँ पे एक कोई हीलियम का स्थान मिला रहता है, यहाँ से ये 6 एलिमेंट होता है ना, इस तरीका से यह बना रहता है। तो देखिए यह जो यह स्तंभ ऐसे करके दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरीका से जो दिख रहा है और यह इस तरीका से दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं, ये हो गया आवर्त। ये क्या हो गया? आवर्त। और यह क्या हो गया? समूह। यह क्या हो गया? समूह। तो देखिए ऊर्ध्वाधर में तो यही खड़ा है ना, ऊर्ध्वाधर में कितने यही खड़ा है। कितने हैं? कितने समूह है? 18 समूह है। टोटल कितने समूह है इसमें रहते हैं? 18 समूह। और आवर्त कितने होते हैं? 7। आवर्त कितने होते हैं? 7। तो देखिए आवर्त कितने हो गए? 7। और समूह कितने हो गए? 18। तो देखिए ऊर्ध्वाधर में जो खड़ा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? समूह। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर समूह। आवर्त कितने हो गए? 7। समूह कितने हो गए? 18, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 31 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे है, अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? जो इसका अनुपात है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात, ये बोल रहा है इनका कितना अनुपात में है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो 3 अनुपात देते हैं, 3, और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में, यानी 3 और 1 के अनुपात में यह दोनों काम करते हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये नाइट्रिक अम्ल, यह 3 देते हैं, यह 1 देता है, तो 3 1 के अनुपात में। तो देखिए इसमें कौन सा है? 1 1 अनुपात है, ये तो होगा नहीं होगा। 1 2 के अनुपात में ये भी नहीं होगा, 2 1 के अनुपात में ये भी नहीं होगा, यह 3 1 के अनुपात में होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 32 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में है, आप सब क्वेश्चन पढ़िए और इसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर पढ़ के इसमें जवाब दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप सबको यह सेशन कैसा लग रहा है। आप सब बताते रहिए कि क्वेश्चन में कैसा लग रहा है, और सबका कमेंट में आप जवाब देते रहिए, जिससे हमें क्या होगा? मोटिवेट भी मिलेगा और आप सबको रिएक्शन पता भी चलेगा कि आप सब हाँ देख रहे हैं। तो देखिए हरे पौधे क्या कहलाते हैं? बोल रहे हैं हरे पौधे जो है ना, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी है, मृतजीवी है, परजीवी है, उपयुक्त में सभी है, उपयुक्त में सभी है। तो देखिए तो हरे पेड़ पौधा है ना, स्वपोषी किसे कहेंगे वो देख लीजिए। जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी। और क्या दिया है? मृतजीवी, जो क्या होगा? वैसा जीव जो होगा ना, वो सड़े गले मरे हुए चीजों को अपना भोजन के रूप में, आहार के रूप में वो ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोले? मृतजीवी।
और क्या है परजीवी। वैसा जीव जो होगा क्या होगा, दूसरे जीवों पर निर्भर होगा, अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे के जीवों पर क्या होगा, आश्रित होगा, निर्भर रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, हरे पेड़ पौधा क्या है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के माध्यम से। तो कौन सा हो जाएगा, स्वपोषी। हरे पेड़ पौधा क्या होगा, स्वपोषी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। तो सबसे पहले आप सब समझिए रसांकुर क्या है। रसांकुर देखे होंगे, आप सब बायोलॉजी पढ़े होंगे, रसांकुर देखे होंगे कि छोटी आंत में क्या होता है, एक बिल्ली होता है, बिलाई जिसको बोलते हैं ना, उंगलीकार, उंगली जैसे संरचना बना रहता है। संरचना इस तरीका से या इस तरीका से बना रहता है, दिखाते हैं हम सबको। यह जो है ना, ये इस तरीका से ये बना रहता है ना, इस तरीका से ये बना रहता है, इसको हम बोलते हैं बिलाई, है ना, इसको हम बिलाई बोलते हैं, है ना। यही क्या होता है, इसके इस भाग सब में देखे होंगे, ये अंकुर की तरह जैसे ये बना रहता है ना, ये अंकुर की जैसे ये बना रहता है, इसी को बोलता है रसांकुर, है ना। इसका कार्य क्या होता है, यह अवशोषण करता है, जो भोजन रहता है ना उसको क्या करता है, यह छोटी आंत में जो भोजन को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो ये देखिए ये क्या है, रसांकुर है, ये इस जो पुंज को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रसांकुर है ना, रसांकुर है। तो देखिए ये उंगली जैसे संरचना दिख रहा है कि ना, इसी उंगली जैसे संरचना में यह कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका जो कार्य जो है ना वो क्या करना है, अवशोषण का कार्य करता है। क्या करता है, अवशोषण का। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन हम क्या कर लिए, ग्रहण किए। पाचन मतलब क्या हो, जो हम भोजन करते हैं उसको हम अपने भोजन शरीर में क्या करते हैं, पचाते हैं। पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ अंत होता है, छोटी आंत में अंत हो जाता है ना। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटी आंत में पाए जाने वाला शंकुर का कार्य क्या है, अवशोषण करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब्स चक्र जो है ना, क्रेब्स चक्र एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, है ना। क्रेब्स चक्र क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। क्रेब्स चक्र में यह है कि ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को यह एक पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, है ना, ऊर्जा को पावर हाउस। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, आप सब जानते होंगे, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसमें क्या सब निकलता है, ऊर्जा निकलते हैं, है ना। और एक एटीपी बराबर कितना जो निकलता है, 24। एक एनर्जी बराबर कितना होता है, 24 एटीपी निकलता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र जो है ना, वो एक वैज्ञानिक था, वो क्या बोले बताए थे कि यह ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा निकलते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यह क्या होता है, यह ऊर्जा का एक पावर हाउस कहा गया है। तो यह ऊर्जा जो निकलता है ना, कहाँ निकलता है, और यह क्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, यह ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। पौधों में अनोक्सी श्वसन, तो जिसमें पौधों में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वायवीय श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा वो क्या होगा, अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, पायरुवेट निकलता है ना, क्या होता है, पायरुवेट निकलता है। जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थित होता है उसमें क्या होता है, यह बॉडी में एक लैक्टिक अम्ल बन जाता है ना, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, जिससे क्या होता है, थकान महसूस होने लगता है। तो आप सब देखिए बोल रहे हैं पौधों में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो आप सब देखे होंगे कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित होता है ना, तो एल्कोहल बनता है। कौन सा एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। कौन सा होता है, इथाइल एल्कोहल। ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में क्वेश्चन क्या है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो है ना, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये पूछिए। तो पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये देखिए जाइलम का कार्य क्या है, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना, परिवहन करना। फ्लोएम का कार्य क्या है, जो खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ
खाद्य पदार्थ का परिवहन करना, खाद्य पदार्थ का परिवहन करना। तो देखिए इसमें से जल का परिवहन बोल रहा है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये फूल फल खाद्य पदार्थ का कर रहा है और जल का कर रहा है कौन, जाइलम। तो पौधों में जल का जो परिवहन कौन कर रहा है, जाइलम करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, किसके शरीर में खुला, मतलब शरीर के अंदर में इसका ब्लड प्रवाह नहीं करता रहता है, नस के अंदर में प्रवाह नहीं करता रहता है ना। तो ये होता है जिसका शरीर के बाहर जो होता है वही बोला है खुला परिवहन तंत्र। तो देखिए इसमें आंसर क्या सब होगा, देखिए ऑप्शन क्या सब है, बिल्ली। बिल्ली में क्या, बिल्ली क्या है, यह खुला परिवहन नहीं है, आंतरिक परिवहन है। ये जो है ना मनुष्य में देखते होंगे कि देखो नस सब है, नस में क्या होता है, इसी के साथ द्वारा क्या होता है, यह ब्लड सर्कुलेशन होता है। पक्षी में भी इस तरीका से होता है, लेकिन ये जो है ना इस तीनों में क्या होता है, बंद परिवहन होता है, बंद परिवहन, इस तीनों में बंद परिवहन। यह क्या होता है, खुला परिवहन है। खुला परिवहन किस किस में होता है, ये देखिए परिवहन, वो आर्थ्रोपोडा मोलास्का, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में अधिकतर आपको दिखेगा, मोलस्का में है ना, क्या होगा, खुला परिवहन होगा। किसमें, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का जितना भी श्रेणी है, भाग है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, इसमें खुला परिवहन होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, खुला परिवहन। तो कौन सा, तितली में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पादप उत्सर्जी, जो पादप से क्या होता है, अपना पदार्थ क्या करता है, उत्सर्जन नहीं कर पाता है ना। तो देखिए टैनिन, आप सबको हम पहले पिछला क्लास में बताए थे, टैनिन कहाँ से निकलता है। तो टैनिन देखते होंगे कि किसी भी पेड़ पौधे को जो हम पत्ती को तोड़ते हैं ना, तो उजला कलर का दूध सफेद कलर का निकलता रहता है, वही क्या है, टैनिन है। क्या है, उजला सफेद कलर का जो निकलता है वो कहे, तो वो कहाँ से निकलता है, बरगद के पेड़ से, पीपल के पेड़ से, है ना, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, है ना, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। रेजिन कहाँ है, रेजिन कहाँ, चीड़ के पेड़ से, कहाँ से, चीड़ के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से। लेटेक्स देखे होंगे, अधिकांश पौधों का छाल जो होता है ना, छाल में जब यह देखते होंगे एक तरह से लस्सा की तरह निकलता रहता है, वही क्या है, लेटेक्स है, वो क्या है, लेटेक्स है। तो ये कहाँ निकलता है, अधिकांश पेड़ों के छाल से, पेड़ों के छाल में। लेकिन स्टार्च क्या है, स्टार्च यह क्या है, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, 40 नंबर। क्वेश्चन 40 में बोल रहा है, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विघटन से बनता है। जब एमिनो अम्ल जो है ना, उसका विघटन से क्या बनता है, जो एमिनो अम्ल जो है तो उससे क्या, उसका जो हम विघटन करते हैं तो उससे उत्पाद में क्या सब बनता है, यही चीज बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या सब बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और अमोनिया भी, इसमें यह तीनों निकलेगा। जब अमीनो अम्ल का क्या करते हैं, विघटन करेंगे, तोड़ेंगे, खंडन जब होगा तो इसमें से क्या सब निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और अमोनिया निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 41 में, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ है, सो देखिए सबका नाम क्या है, एगो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एगो पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, है ना, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि,
पीनियल ग्रंथि, है ना। ये सब क्या है, यह क्या है, यह यकृत जो है, यह ये सब कौन सा ग्रंथि है, यह जो दिख रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन देखिए यह जो है ना, यह यकृत है। यकृत कहाँ से निकलता है, पीत के रस से। यहाँ से यकृत जो ग्रंथि है, यह मनुष्य के सबसे बड़ा ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत ग्रंथि, है ना, जिसको हम लीवर बोलते हैं। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है, के सबसे बड़ा ग्रंथि, बड़ा ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि जो है ना, लार ग्रंथि पाया कहाँ जाता है, देखिए लार ग्रंथि मनुष्य के मुंह में पाया जाता है। वो 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कौन कौन जोड़ होते हैं, कौन कौन जोड़ी है वो देखिए। यह जो 3 ग्रंथि है ना, उसको देखिए। एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, जो कहाँ होता है, गाल में होता है। कहाँ होता है, गाल में। अब देखिए दूसरा कहाँ होता है, सब मैंडिबुलर बुलर ग्रंथि, जो कहाँ होता है, यह जबड़े में होता है, जबड़े के नीचे होता है। जो दांत के जबड़ा है ना, उसके नीचे होता है। अब देखिए ये क्या होता है, सब लिंगुअल ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, लिंगुअल ग्रंथि। यह कहाँ होता है, यह जीभ के नीचे होता है। कहाँ होता है, जीभ के नीचे। देखिए कहाँ होता है, जीभ के नीचे होता है। तो देखिए लार ग्रंथि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मुंह, लार ग्रंथि होता कहाँ है, सबसे पहले समझ लीजिए, मनुष्य के मुख में होता है। और मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी ग्रंथि होते हैं। कौन को 3 जोड़ी, कौन कौन से ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि गाल में होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं, गाल में। और यह जो दिख रहा है, यह जबड़ों के नीचे, यह सब मैंडिबुलर जो है ना, जो दांत है उसके नीचे में पाया जाता है। और सब लिंगुअल जो होते हैं, सब लिंगुअल जीभ है उसके नीचे में पाया जाता है। तो देखिए और क्या है, यह श्वेत ग्रंथि, यह जो श्वेत ग्रंथि दिख रहा है ना, श्वेत ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पसीने का ग्रंथि बोलते हैं सामान्य भाषा में। पसीने का ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं पसीने का ग्रंथि, पसीने का ग्रंथि भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, है ना। जो हम सबको देखते होंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना, तापमान ज्यादा हो जाता है, तो शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलने जाता है। क्या निकलता है, पसीना निकलने। तो यही है श्वेत ग्रंथि, इसी को हम बोलते हैं पसीने का ग्रंथि। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए यह तीनों जो है ना बाह्य ग्रंथि है। क्या है, बाह्य ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है, बाह्य ग्रंथि। क्या है, बाह्य ग्रंथि। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लेते हैं 42 नंबर। 42 में क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। जो हम सब देखते होंगे फल जो पकाते हैं, जैसे आम तोड़ लेते हैं, अभी जैसे पकने पेड़ में नहीं पकने देते, तोड़ के क्या करते हैं, उसको हम पका के मार्केट में बेच देते हैं। तो उसको पकाने के लिए कौन सा जो है ना, कौन सा हार्मोन का हम उपयोग करते हैं, ये बोला गया है। तो देखिए ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का क्या करना है, वृद्धि का बोला था, वृद्धि हार्मोन बोलता है, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। यह पेड़ को क्या करता है, यह पेड़ को बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन को भी हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, जिब्रेलिन को भी वृद्धि हार्मोन कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। एथिलीन जो है ना फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। ये साइटोकाइनिन है, कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है ना। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एथिलीन क्या करता है, फल पकाने वाला हार्मोन है ना। यह जिब्रेलिन क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीजन के क्या करते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो देखिए इनमें से हमको पूछा है फल पकाने में प्रयुक्त होता है, कौन सा होगा, एथिलीन होगा। इसका आंसर 42 का नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन के जब हमारे शरीर में क्या होता है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की जो कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। तो देखिए
इसमें आप सब जो आंसर में कमेंट में आंसर बताइए कि कौन सा होगा। घेगा जो है ना, घेगा आयोडीन के कमी से होता है। किसके कमी से? आयोडीन के कमी से। मधुमेह जो होता है ना, इंसुलिन के कमी से, इंसुलिन के कमी से, ठीक है। एड्स होता है HIV के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण, विटामिन ए, विटामिन ए की जब कमी हो जाता है ना, तब यह रतौंधी होता है। तो देखिए, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होता है? ईस्ट में जो है ना, अलैंगिक जनन में कौन सी विधि होता है? तो देखिए इस सब का आंसर ऑप्शन दिया है, आप सब इसमें कमेंट में बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। एगो दिया है मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन, इनमें से कोई नहीं। मुकुलन क्या करता है? यह ईस्ट का अलैंगिक जनन है। क्या है? ईस्ट का अलैंगिक जनन। ये मुकुलन में क्या होगा? यह जो देखे होंगे आप सब, एक पौधा सब कभी कभी देखते होंगे, किसी का ये अगर मान लीजिए पौधा है ना, तो इसके साइड में एक ऐसी इस तरीके से निकल जाता है। जैसे ये मेच्योर हो जाता है, यह क्या करता है? यह इस तरीके से टूट के टोमेक यह टूट जाता है, और जैसे यह हेड्रा के जैसे वो फिर क्या करता है? पूर्ण रूप से फिर उसी तरीका से अपना काम करने लगता है। तो यह ईस्ट में, इस किस में पाया? तो ईस्ट में। बीजाणु जनन में क्या होगा? बीज, छोटे छोटे बीज को क्या करता है? अंकुर के रूप में यह बाहर निकलने लगता है, और ये फिर अपना मैच्योर जब होने के बाद वो अपना फिर वह बीजाणु, ये सब क्या है? अलैंगिक जनन है। पुनर्जनन में क्या होगा? यह जनन जब क्या होगा? यह सब क्या है? अलैंगिक जनन है। और देखिए, तो इसमें क्या हमको पूछा है, ईस्ट में अलैंगिक जनन कौन सी विधि है? तो मुकुलन विधि है। कौन सा विधि है? मुकुलन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन में, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो देखिए, मानव में निषेचन की प्रक्रिया देखते होंगे, जब क्या होता है, मादा का अंडाणु और पुरुष का क्या होता है? स्पर्म, जब दोनों का एक साथ फर्टिलाइज होता है तो वही निषेचन कहलाता है। जब एक दूसरे से टकराता है, जब वो दोनों पावरफुल होते हैं, मेच्योर होता है, एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होता है? वही तब घटना के काम बोलते हैं, उसी को हम निषेचन बोलते हैं। तो देखिए होता कहाँ है? देखिए गर्भाशय में क्या होता है? जो बच्चे होता है उसका क्या होता है? पालन पोषण होता है ना। ये क्या होता है? बच्चे का इसमें पालन पोषण एक तरह से समझ लीजिए होता है। योनि में क्या होता है? जिसके माध्यम से क्या होता है? नर का क्या होता है? स्पर्म ये जाता है, उसको योनि बोला जाता है। अंडाशय क्या होता है? यह महिला का क्या होता है? महिलाओं में होता है, यह महिलाओं में होता है। ये फेलोपियन ट्यूब जो है ना, फेलोपियन ट्यूब, यह निषेचन क्रिया बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन में पूछा निषेचन क्रिया होता कहाँ है, ये पूछा गया है। तो निषेचन क्रिया जो होता है, जो महिला का अंडाणु और पुरुष का जो स्पर्म होता है ना, वो जब एक दूसरे से क्या होता है? जो एक दूसरे से टकराता है तो वही निषेचन होता है। लेकिन यह होता कहाँ है? यही फेलोपियन ट्यूब में होता है। यह कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको नलिका बोलते हैं। ट्यूब का किसको बोलते हैं? नलिका बोलते हैं, है ना। ट्यूब किसी को बोलते हैं? नलिका बोलते हैं। तो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 46 नंबर। देखिए, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? आनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? ऑप्शन में देखिए, मेंडल साहब को, डार्विनवाद को, लैमार्कवाद और हेल्डेन को। तो इसमें आप सब कमेंट में सब आपको क्वेश्चन इजी होगा, आप सबको पता भी होगा। तो देखिए, आनुवांशिक के पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, है ना। डार्विनवाद जो है ना, डार्विनवाद जो एक पुस्तक लिखा हुआ है, उपार्जित का करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जातियों का जो लिखा हुआ है ना, ये क्या कहे? जातियों का एक पुस्तक लिखा हुआ है, जो जाति के बारे में, सभी जीव जंतु के बारे में बताया गया है ना। लैमार्कवाद जो है ना, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया है। लैमार्कवाद जो है उपार्जित लक्षणों का क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? आनुवांशिक के पिता कौन हो जाएगा? मेंडल साहब हो जाएंगे। वो किस पौधे पर कार्य किए थे? मटर के पौधा पर, मटर के पौधा पर अपना ये क्या कहते? खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव मंडल में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, मेन स्रोत जो है वो क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
सूर्य है। उत्पादक होता है जब यह जैसे देखते होंगे आप सब फैक्ट्री में कोई वस्तु को हम बनाते हैं, ये क्या हुआ, उत्पाद हुआ। जब किसी व्यक्ति को जरूरत है उसको यूज करना हुआ, ये हो गया उपभोक्ता, है ना, क्या हो गया, उपभोक्ता। अपघटक क्या होता है, एक वस्तु को एक टुकड़े टुकड़े तोड़ दिया जाता है, ये हो गया अपघटक, है ना। तो देखिए उपभोक्ता किसको कहते हैं, जिसको वस्तु, कोई भी वस्तु जरूरत है उसको उपभोक्ता। जिस वस्तु का जरूरत है बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं उत्पादक। और हमें कहाँ मुख्य स्रोत कहाँ मिलता है, जीव मंडल में सूर्य से मिलता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं 48। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अभी जस्ट बताए थे जातियों के बारे में अध्ययन किए हुए थे, वही थे डार्विनवाद, है ना, कौन थे, डार्विनवाद। तो यही बोले गए हैं कि जातियों के उत्पत्ति जो नामक पुस्तक है ना, वो कौन लिखे हैं, डार्विनवाद। कौन लिखे हैं, डार्विनवाद। और यह लैमार्क जो है ना, कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो देखिए फिलोसोफी जूलॉजिक लैमार्कवाद लिखे हैं फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक। डार्विनवाद लिखे हैं जातियों की उत्पत्ति, जातियों की उत्पत्ति। अब मेंडल साहब को तो आप जानते हैं, मटर के पौधा पर खोज किए थे, मटर के पौधा पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, जानते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये डार्विनवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्विन। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है कौन दिए, किसने लिखा था, वो डार्विनवाद लिखा था। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए आज यही तक हम लोग का क्वेश्चन था। आप सबको ये क्वेश्चन सेशन कैसा लगा आप सब कमेंट में बताइएगा, और यह इसको जवाब बताइएगा कि आप सबका ये क्वेश्चन कितना सही हुआ। और आप सब कमेंट करते रहिएगा और आप सब मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम क्या करेंगे, आप कमेंट करते रहिएगा तो हमें मोटिवेट होता रहेगा। और क्या होगा, इससे हम आपको क्वेश्चन और जो जितना भी एग्जाम दे रहे हैं ना, सब के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे वो 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, जितना भी कंपटीशन एग्जाम में साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें आप सबको ये क्वेश्चन का लाभदायक होगा। तो चलिए हम आज सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।